Hello everyone, myself Dipen Singh and welcome to my channel Accounts Basics. Today we start our class 11 chapter for that is meaning and objectives of accounting. As you can see, this is our part A and I divided this chapter into two parts. So let's start with this part. As you can see, this is our first chapter, meaning and objective of accounting. Okay. So our first question in this chapter is what is accounting? Accounting क्या है? Okay. तो जान चलते हैं अकाउंटिंग क्या होती है चलिए जानते हैं Accounting is a systematic process of identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information to the users. ठीक है अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है या सिस्टमैटिक मीन्स होता है यहाँ पे व्यवस्थित तो अकाउंटिंग एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें हम लोग आइडेंटिफाइंग measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ये सब चीज़ें अकाउंटिंग व्यवस्थित मतलब अकाउंटिंग में आती हैं क्या क्या आइडेंटिफाई करना मेजर करना रिकॉर्ड करना क्लासिफाई करना समराइज करना इंटरप्रेट करना कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को किसको यूजर्स को ओके ये अकाउंटिंग प्रोसेस है ये हम लोगों ने मीनिंग जानी फिर है इट गिव इंफॉर्मेशन ये हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है तो सबसे पहले हमारा है द रिसोर्सेज अवेलेबल हमें पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल है बिजनेस में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं या रिसोर्सेज जो भी कह सकते हो आप ये सब बताता है कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है नेक्स्ट हमारा है हाउ द अवेलेबल रिसोर्सेज हैव बीन एम्प्लॉयड जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको हम लोग कैसे पोस्टेड कर रहे हैं ओके थर्ड है द रिजल्ट अचीव बाय देयर यूज हम लोग के पास क्या रिजल्ट आता है और उसको हम लोग यूज करने के बाद जब हम लोग कोई यूज कर रहे हैं उसके बाद हम लोग के पास क्या रिजल्ट आ रहा है फिर यहाँ पे एक नीचे एक लाइन दी हुई है कि इट शोज द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इनकर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड अकाउंटिंग हमें और क्या दिखाता है अकाउंटिंग में हमें ये भी दिखाता है कि हम लोगों ने अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न करा है और लॉस कितना हम लोगों को हुआ है और क्या बताता है और ये भी बताता है वैल्यूज एंड नेचर ऑफ एसेट लाइबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल और हमें नेचर ऑफ एसेट लाइबिलिटीज कैपिटल और उन सब की वैल्यूज के बारे में अकाउंटिंग बताता है यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है अकाउंटिंग पीरियड ये क्या होता है तो मैं आपको बता दूं अकाउंट्स में हर एक साल का अकाउंटिंग पीरियड होता है जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है आप समझ सकते हैं ऐसे इसको कि जैसे हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट होता है सेम एज लाइक दिस इसमें भी होता है अकाउंटिंग पीरियड एक साल का जो कि 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है ओके तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड हमारी है डिफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग हम लोगों ने जो पहले पढ़ा वो अकाउंटिंग की मीनिंग पढ़ी थी अब हम लोग इसकी डिफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें 3 डिफिनेशन दी है जैसा आप देख सकते हैं एक ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की एक ये स्मिथ एंड एस्बरन की और एक ये अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन की इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं जो आपको मतलब ईजी लगे मैं आपको इनमें से एक ये जो पहली है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की बता देता हूँ अकाउंट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग एंड सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी कहने का मतलब है कि जो अकाउंट है एक महत्वपूर्ण तरीके से हम लोग इसको कह सकते हैं अकाउंट एक आर्ट है जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं क्लासिफाई करते हैं समराइज करते हैं एक ऐसे तरीके से एक महत्वपूर्ण तरीके से किसमें इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ जो ट्रांजेक्शन और इवेंट्स होते हैं ट्रांजेक्शन कैसे लेन देन की जो क्रियाएं होती हैं है ना उसको हम लोग कम से कम ही दिखाते हैं ठीक एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑफ और जो उसका परिणाम होता है वो हम लोग उसको शो करते हैं ठीक है तो इस डेफिनेशन में ये होगा नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग तो जानने हम ये क्या होता है तो सबसे पहले इसमें दिया है आइडेंटिफाई
आइडेंटिफाइंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। ओके, दूसरा इसमें दिया हुआ मेजरिंग, तीसरा रिकॉर्डिंग, चौथा क्लासीफाइंग, पांचवा समराइजिंग, सिक्स्थ इसमें एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। बात इसमें एक ही है, मैं आपको उसमें पहले भी एक इंटरप्रेटिंग आया था, उसमें आप एनालिसिस भी बोल सकते हो। और इसमें सेवंथ है कम्युनिकेटिंग। ये टोटल 7 चीजें आती हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग में। अब आगे चलते हैं सबके बारे में थोड़ा जानने के लिए। तो सबसे पहले आता है हमारा आइडेंटिफाइंग। ओके, आइडेंटिफाइंग में क्या है? आइडेंटिफाई ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच कैन बी मेजर्ड इन मनी। कहने का मतलब है हमें उन सब चीजों को आइडेंटिफाई करना होगा जो बिजनेस से रिलेटेड होंगी, फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि मतलब एक ट्रांजेक्शन के पर्पज से, ना कि सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे कि कुछ कुछ होते हैं बिजनेस जो होते हैं, कंपनीज वगैरह होती हैं, वो सोशल वेलफेयर करती हैं, कुछ होती है प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि ये मनी मतलब बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो हमें सबसे पहले क्या होती है? आइडेंटिफाई करनी। दूसरा है मेजरिंग। अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजेक्शन इवेंट्स एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग हम लोग सबसे पहले इन चीज़ों को मतलब मेजर करती है फाइनेंशियल टर्म्स बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट्स, जो कि मनी होता है हम लोगों का। इन सब में ये सब मेजर करती है कि ये बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, अगर है तो इन सबको फिर मेजर करा जाता है किसमें? मॉनेटरी टर्म्स, यानी कि जो है मनी हमारा। थर्ड हमारा आता है रिकॉर्डिंग। तो ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो सब मनी के पर्पज से करे जाते हैं, उन सब चीज़ों को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आप नीचे भी 3 पॉइंट देख रहे हैं, एक जर्नल बुक, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक। ये 3 बुक हैं जिनमें से सब चीज़ें रिकॉर्ड करी जाती है। ओके, फोर्थ हमारा आता है क्लासीफाइंग। क्लासीफाई ऑल ट्रांजेक्शन। हम लोग हर एक ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करते हैं। द ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन जनरल सब्सिडियरी बुक क्लासिफाइड एंड पोस्टेड इन द मेन बुक नोन एज लेजर। हम लोग इन सारी बुक में रिकॉर्ड करने के बाद हर एक का क्लासिफाई करते हैं किसमें? लेजर में। ये मेन बुक है। मेन बुक अगर पूछी जाए कौन है अकाउंट्स की, तो आप कहेंगे लेजर। ठीक है, लेजर में क्या होता है? लेजर में होता कुछ नहीं है। लेजर में भी मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि आगे एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसमें मुझे आपको लेजर बताना होगा। फिर तो पॉइंट है इसमें समराइजिंग। Arrange all data in such a manner which is understandable and useful for external and internal। हमें डेटा को इस तरीके से अरेंज करना होगा जो कि यूजफुल हो, जो कि समझने लायक हो, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल यूज के लिए भी हो। ठीक है, हम लोग जैसे हर एक चैप्टर की समरी बनाते हैं, तो इसमें भी हम लोग एक समरी टाइप की बनाते हैं। समरी बनाने में क्या क्या इसमें आ जाता है? ट्रायल बैलेंस में बनती है, ट्रेडिंग बनता है, फिर बैलेंस शीट बनाती है। इन तीनों चीजों में पूरी बिजनेस की पूंजी, जैसे आप फाइनेंशियल जितनी भी पूरी ट्रांजेक्शन होती है ईयर टू ईयर की, वो पूरी आ जाती है इन 3 चीजों में। एनालिसिस। एनालिसिस द फाइनेंशियल डेटा आर कैरिड आउट सो यूजर्स कैन मेक अ मीनिंगफुल मीनिंग एंड हेल्प इन प्लानिंग द फ्यूचर। ओके, एनालिसिस का कहने का मतलब है कि जो हम लोगों ने समराइज करने पे डेटा निकाला है, तो क्या होता है बिजनेस में जो मैनेजर वगैरह होते हैं, फिर ये सब पूरा जो आपको बनता नहीं है ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट, ये सब पूरा देखते हैं और इसके बाद ये लोग कोई डिसीजन लेते हैं। एज एग्जाम्पल के रूप में अगर लें हम लोग, मान लीजिए अगर किसी कंपनी को लॉस हो रहा है, तो फिर वो क्या करेगा? वो पूरा डेटा बिजनेस का निकालेगा, वो पूरा देखेगा। देन उसके बाद वो कोई नेक्स्ट स्टेप बताएगा कि आपको ये लेना चाहिए ताकि आप कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी डेटा को एनालिसिस करना पड़ता है। फिर आता है कम्युनिकेटिंग। ऑल फाइनेंशियल डेटा आर कम्युनिकेट विद द यूजर्स। जितने भी बिजनेस के यूजर्स रहते हैं, 2 टाइप के यूजर्स पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल, एक इंटरनल। एक्सटर्नल में आपका क्या होते हैं? जितने भी बाहर के लोग होते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह हो गई, न्यूज़ वगैरह हो गया आपका, ठीक है, पीपल हो गए जो आपके शेयर्स खरीदते होते हैं बिजनेस में, वो आ गए। इंटरनल में आपके जैसे मैनेजमेंट हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, ये सब आते हैं। इन सबको ये दी जाती है इन्फॉर्मेशन। बाहर जो एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, वो जैसे कि बिजनेस की प्रोग्रेस बताने के लिए होता है। जो पर्सन होते हैं उनको बताया जाता है कि उनको भी यही बताया जाता है कि बिजनेस को इतना प्रॉफिट हुआ है। और जो इंटरनल होता है वो सब पूरा बिजनेस का देखते हैं कि इनको आगे क्या प्लानिंग करनी चाहिए ताकि बिजनेस को और प्रॉफिट हो। ओके, तो इसमें इतना था। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे।
नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जानते हैं अकाउंटिंग साइकिल के बारे में। ये इसी का पार्ट है जो हम लोगों के पीछे चल रहा था, तब भी मैंने आपसे कहा था कि जो लेजर है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या है? रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफाई और समराइजिंग, इसको हम लोग अकाउंटिंग साइकिल बोलते हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल में होता है क्या, अब ये मैं आपको बताता हूँ। अकाउंटिंग साइकिल में बेसिकली जो हम लोग ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं, ये मान लीजिए बिजनेस ने ट्रांजेक्शन वगैरह करी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग रिकॉर्ड करें, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्ड करा, यहाँ पे जर्नल पे रिकॉर्ड करा। जर्नल के बाद आप इस बॉक्स में देखिए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसमें कितनी सारी बुकें हैं। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, जनरल प्रॉपर्टी, सारी बुकें हैं। तो इन सारी बुक में पोस्टिंग की जाती है। आगे इस मतलब हर एक बुक के बारे में अलग अलग चैप्टर है, वो आपको आगे पता चलेगा कि इन बुक में कैसे कैसे पोस्टिंग करते हैं। इन सब के बाद इन सब का लेजर बनता है। अब मैं आपको बताता हूँ लेजर क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे परचेज बुक है, ठीक है। अब बिजनेस में जितनी भी परचेज करी होंगी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, परचेज का एक लेजर बना के उसमें सारी परचेजेस दिखा दी जाएंगी। एज लाइक सेम सेल्स में जितनी भी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर सेल्स करी गई होंगी उसका अलग लेजर बना के दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद लेजर बनाने के बाद इन सब का हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक। ट्रायल बैलेंस बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग एसेट और इनकम और एक्सपेंस और लायबिलिटीज दिखाते हैं इसमें, ठीक है। ये ट्रायल बैलेंस बनता है, ये प्रोसेस है पूरा, आप देख सकते हो। पहले ट्रांजेक्शन हुई, फिर इसको हम लोगों ने रिकॉर्ड करा, फिर उसका लेजर बनाया, अब फिर उसका हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया। इस ट्रायल बैलेंस के बाद इसी ट्रायल बैलेंस से, ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया हम लोगों ने, इसी से हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम लोग को ट्रायल बैलेंस दी होता है और ये चीज बनानी होती है। तो ये जो पार्ट है आपका, ये और ये पार्ट, ये अकाउंटिंग का मेन पार्ट है। इसी से पूरे बिजनेस की ट्रांजेक्शन या बिजनेस की पूरी प्रॉफिट लॉस जितना भी होता है ये सब हमें पता चल जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसमें एक भी चैप्टर को अच्छे से नहीं समझेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक होता है इसमें, ठीक है। तो आप, ये अकाउंटिंग हमारी साइकिल है जिसमें ये पूरी सारी प्रोसेस होती है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट स्लाइड हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अकाउंटिंग हमें क्या क्या बताता है। तो पहले इसमें मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के जितने भी ट्रांजेक्शन होता है इनको मेंटेन करके रखता है, इनको रिकॉर्ड करके रखता है, ठीक है। सेकंड, इसमें फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस को जितना भी नुकसान हुआ है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है, वो सब ये चीजें बताता है। टू नो द रीजन लीडिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ये हमें ये भी चीज बताता है कि जो हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न करा है और जो लॉस हम लोगों को हुआ है उसके पीछे मेन रीजन क्या है, किस कारण की वजह से ये हुआ है। टू एसरटेन द फाइनल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताता है कि बिजनेस कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। टू नो द बिजनेस प्रोग्रेस ईयर टू ईयर, हर अकाउंटिंग पीरियड एक साल का होता है, तो हर एक साल का ये हम लोगों को बिजनेस प्रोग्रेस के बारे में बताता है। जैसे कि मान लीजिए 3 साल के अंदर बिजनेस को पहले साल में लॉस हुआ, दूसरे साल में इसको थोड़ा उससे प्रॉफिट हुआ, और तीसरे साल में इसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये चीजें हुए, ये ईयर टू ईयर बताता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, हर एक पार्टीज जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल मैंने पीछे बताया, तो ये सब उनको इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जरूरी होती है हर एक पॉइंट ऑफ से। टू प्रिवेंट डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, जितने भी फ्रॉड्स हो जाते हैं, कभी कभी कुछ एरर्स हो जाती हैं, ये सबको डिटेक्ट करता है और उनको सही करता है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट हमारा आता है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है, ठीक है। मेरिट्स भी बोल सकते हैं इसे हम।
पहले एडवांटेज है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में हमें अकाउंटिंग बताता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम क्या है। सेकंड इसमें है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इस कोर्ट का मतलब क्या है, कुछ कभी कभी कुछ क्या होती है कि कोई हमारे ऊपर केस कर देता है किसी चीज के लिए। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, उसको हमने सैलरी दे दी है, बट वो हमसे और लेने के चक्कर में हमारे ऊपर केस कर देता है कोर्ट में कि इन्होंने मेरी सैलरी नहीं दी है। बट हमने तो रिकॉर्ड करके दिखाया, जैसे कि मैंने आपको बताया हर एक चीज की रिकॉर्डिंग होती है, जरा चीज की। चाहे आप कोई भी चीज मंगाते हैं या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपने रिकॉर्ड करा, आपने कोर्ट में एविडेंस पेश करा कि नहीं हमने तो दे दी है तभी ये मेरी रिकॉर्डिंग हुई है, तो उसमें भी काम करता है। रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करता है कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट, बिजनेस ने क्या पिछले महीने क्या क्या चीजें करी हैं, ये सब चीजें बताता है। फैसिलिटेट लोन्स, फैसिलिटेट लोन्स का मतलब ये है कि बैंक्स के थ्रू ये हमें लोन्स मिलता है। अगर मान लीजिए आपकी कंपनी है, पिछले साल आपको कोई लॉस हुआ, ठीक है, आप बैंक पे जाएंगे तो बैंक आपसे फाइनेंशियल पोजीशन मांगेगा आपकी, कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। अगर वो देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं तो आपको लोन नहीं देगा। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैंक लोन में भी। फिफ्थ पॉइंट इसमें असिस्टेंट टू मैनेजर। अब असिस्टेंट टू मैनेजर इसमें क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है, ठीक है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट में ये चीज है, जो मैनेजमेंट होता है वो बिजनेस प्लान करता है और और डिसीजंस लेता रहता है बिजनेस में कि हमें आगे क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। ये पूरा मैनेजमेंट का काम आता है। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये भी इसी का पार्ट है, ये आई थिंक 2 बार हो गया गलती से। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग भी वही चीज है कि क्या क्या डिसीजन, ये मैनेजमेंट के थ्रू होता है, बाकी सब पूरा अगर हम मान के चले तो एम्प्लॉयमेंट हर एक चीज लेके चलते हैं। सेवंथ पॉइंट है फैसिलिटेट सेल्स ऑफ बिजनेस। इसमें क्या है, द अकाउंटिंग मेंटेन बाय हिम। जितने भी हम लोग सेल्स करते हैं बिजनेस के थ्रू, इन सबकी एक रिकॉर्ड होती है। इन सब में क्या होता है, परचेज प्राइस जो भी हम लोग इसमें ट्रांजेक्शन करते हैं वो सब पूरी ये चीज हम लोगों को पता चलती है, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या परचेज करा है, जितने भी सेल्स बिजनेस से सेल्स करें, जितना भी हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, ये सब। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स ऑफ लायबिलिटी। इसमें मैं आपको एक पॉइंट पढ़ के बताता हूँ। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड इमल्सली हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या होता है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, जैसा कि आप जानते हैं टैक्स देना पड़ता है किसी को, तो ये सब टैक्स में हेल्प करता है। सेटलमेंट में, टैक्स की सेटलमेंट में कि हमें कितना टैक्स अभी देना है, कितना टैक्स हमारा बकाया रह गया, हमने कितना दे दिया है, तो ये सब में उसमें हेल्प करता है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, या डीमैट्स भी आप इनमें बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसकी हम लोग पढ़ते हैं कि लिमिटेशंस क्या है। पहला है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले अगर मान लीजिए हमें किसी बनानी होती तो हमें इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होती है। मान लीजिए अगर कंपनी का प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अगर हम लोग को पता करना होगा, प्रॉफिट कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ है, तो हम कभी कभी क्या होता है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड कंजर्वेशन, सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट एंड कंजर्वेशन, अकाउंटिंग एक कॉन्सेप्ट से चलती है, आप उसकी कॉन्सेप्ट तोड़ने एक तरीके से चला जाता है, आप इसके जो नियम है उसको उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिमेरिट्स इसका ये है कि आप जो जो इसके वो हैं कॉन्सेप्ट हैं कंजर्वेशन, आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। थर्ड है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। आप जितनी भी क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि सोशल वेलफेयर हो गई, वेट, ये सब क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती हैं, इनको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव ही रिकॉर्ड करना होगा, वो भी मनी वाली, ठीक है। क्वालिटेटिव नहीं होती इनमें, सिर्फ मनी से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होती हैं वही सिर्फ होती हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, अब इसमें क्या है, जो हम लोग बनाते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाते हैं, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट से बनाई। अब मान लीजिए कोई भी इसमें इफेक्ट पड़ जाता है, प्राइस चेंज वगैरह किसी भी गुड्स का अगर होता है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उसकी पहले एंट्री कर दी है। मान लीजिए अगर किसी गुड्स की 10 रुपए है, वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया, बाई चांस थोड़े कुछ महीने बाद वो अपने 20 रुपए कर देता है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि उसने कॉस्ट बढ़ा दिया, क्योंकि हम लोगों ने जो उसकी कॉस्ट रही है वही हम लोगों ने रिकॉर्ड करेंगे। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग,
इसमें क्या है, जो भी पास्ट के इवेंट्स होते हैं वो ही हम लोग सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूस चेंज जितना भी होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। मान लीजिए हमने कोई चीज़ रिकॉर्ड करी, अब बाद में आगे चल के वो थोड़ा उससे अलग हो गई, तो वो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हम लोगों ने जो पहले उसका पास्ट था उससे रिकॉर्ड कर दिया। इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अब इस चीज में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, इसमें क्या होता है, एक पर्सनल जजमेंट होता है जो वेरियस आइटम के लिए हम लोग हर एक चीज के लिए देखते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं हर एक चीज के। इसमें आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको पता करना है एक्चुअल लाइफ ऑफ एसेट, जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या होता है कि मशीनरी तो उसके डेप्रिसिएशन लगता रहता है, ठीक है। तो अगर मशीन की हम लोग डेप्रिसिएशन कॉस्ट पता करनी है तो हम लोग थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ता है। तो इसमें पर्सनल जजमेंट आपको खुद लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि हम इसमें पर्सनल जजमेंट हो जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट, तो आज के लिए वीडियो यही, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आगे होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। इसका मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कुछ टाइम पे आपको अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।